अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ हैं जनाब हसनात मलिक साहब। पाकिस्तान के अंदर अदालती मुदाखलत पहले अमरीकी मुदाखलत फिर अदालती मुदाखलत और खतूत की जो के बाद जो है ये सारा जो सियासी कड़मास है, इस बारे में अब एक बहुत बात जो हम बहुत पहले से मुसलसल कह रहे हैं कि एक तासुर जो है वो ये डेवलप हो रहा है कि कुछ मखसूस जजेस के बेंचेस ही जो है वो तमाम अहम मुकदमा जो है वो उनको लाइक माइंडेड या हम ख्याल जजेस जो हैं, जिसका वो एक बहुत बड़ा ट्रेंड भी चल रहा है कल से। तो ये वही तमाम आइनी, सियासी, कानूनी हर मुकदमा जो है वो उसके अंदर ये सेट ऑफ जजेस जो है एक पर्टिकुलर वो होता है। ये सिर्फ हम ही नहीं बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर जज साहिबान हैं, जस्टिस काजी फाइज हों, जस्टिस मकबूल बाकर हों, जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस याहिया अफरीदी हों, वो उनमें भी जो है वो उनकी तरफ से भी इस बारे में रिजेंटमेंट्स और अपने जो जिसको कहते हैं ना कि एक तहफ़्फ़ुज़ात, उनका इजहार होता रहा। जस्टिस काजी फाइज ने तो बहुत खुल के जो है वो उसके ऊपर अपने मुख्तलिफ खतूत जो हैं वो लिखे हैं। मकबूल बाकर साहब ने भी अपनी स्पीच के अंदर बहुत कुछ कहा है। फिर हम ये देखते हैं कि एक अजीब सी ये सूरत हाल है कि जो हाल ही में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं जिसके अंदर अब तो जजेस ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको रीराइट किया जा रहा है। वो खा चीफ जस्टिस को इख्तियारात देने का मामला हो, वो 63A की इंटरप्रटेशन का मामला हो, वो जो है 22 रन ऑफ इलेक्शन के लिए लोग एक मुतफ़िका ऑर्डर पास करने का हो। फिर दूसरी तरफ जो है वो हम ये देखते हैं कि जो अहम और सेंसिटिव नौइयत के मुकदमात हैं, जो शख्सी आज़ादियों से मुतल्लिक़ हैं, वो मुकदमात गुम हो जाते हैं। उसके अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा हो, उसमें इंटर्नमेंट सेंटर्स का मुकदमा हो, उसके अंदर बनी गाला की रेगुलराइजेशन का ऑर्डर हो, वो ऑर्डर 3 साल गुजर जाने के बावजूद ना लिखा गया हो। और फिर अब जो है वो एक अमूमी तासुर ये उभर गया है और जो कि हकीकत का रूप धार रहा है, जिसके बाद लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि हम ख्याल बेंच नामंजूर। तो ये इसके ऊपर ज़रा हम फैक्ट एंड फिगर्स की रूप में देखते हैं। हसनात साहब ने बड़ी एक रिसर्च की हुई है इसके ऊपर, कौन कौन से अहम मुकदमात थे, उनके अंदर कौन कौन से बेंच जज साहिबान शामिल रहे, तो उस पर बात करते हैं। हसनात साहब, ये जो मान लें कि भाई जो 63A का पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन है, हम ये मान लेते हैं कि जनाब डिप्टी स्पीकर जो है उसकी रूलिंग का वो इफ़ेक्ट नहीं है, वो नज़र आ रहा है कि कल अदम हो जाएगी। लेकिन ये तासुर भी है कि जनाब वही पार्टी डायरेक्शन जो चौधरी शुजात देते हैं वो गलत है और जो इमरान खान साहब देते हैं 25 अरकान के मुनव्वर वो दुरुस्त है। तो ये सारी सूरत हाल ये कहाँ जाके रुकेगी? 63A की रिव्यू पिटीशन, लॉन्ग जजमेंट आई नहीं है, माइनॉरिटी के जो व्यू था उन्होंने अपनी जजमेंट्स भी दे दी हैं। ये हो क्या रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट पे 17 जजेस हैं, यानी एक चीफ जस्टिस और 16 जजेस। लेकिन हमने देखा कि जो एक जूरिस्प्रूडेंस सिंस साकिब निसार, जो इस वक्त साकिब निसार साहब का जो माइंड सेट था वही कंटिन्यू कर रहा है। साकिब निसार साहब की रूह नाच रही है। मतलब मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जहाँ जहाँ उनका रसूख है उन्हीं का माइंड सेट चल रहा है। इसमें ओपन सीक्रेट है, मैं विद फैक्ट्स प्रूव कर सकता हूँ। कैसे बताएं? अब देखें ना कि बेंचेस की कंपोजिशन है, अगर आप देखें बेंचेस की कंपोजिशन, जब मैं सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के टेनोर में देखूंगा कि उनके बेंच सेंसिटिव, पॉलिटिकल, हाई प्रोफाइल 3 किस्म के केसेस जो 184(3) में आते हैं। आम केसेस नत्थु खैरू तो जिसको भी अब लोग कह रहे हैं कि जी जैसे सैयद मंसूर अली शाह कुछ बंदयाल साहब ने साथ बिठाया हुआ है। मैंने कहा वो 2 मरले का केस, 5 मरले का, या एक दफ़ा खुर्शीद शाह की बेल लग गई। असल मामलात वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत का तयन और शेप बनाना है, वहाँ कौन बैठ रहा है? देखें वहाँ क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की सूरत हाल है। और देखिए, एक शुरुआत सिंस पनामा जो है वो वाज़ेह सूरत हाल थी, उसमें उस वक्त साकिब निसार साहब ने भी लाइक माइंडेड जजेस के बेंच बनाए, उसी तरह मामलात चलाते रहे, लेकिन दबा रहा मामला, आवाज़ इतनी नहीं निकली। जस्टिस काजी फाइसा केस के बाद, क्योंकि वहाँ पता चल रहा था कि जस्टिस काजी फाइसा एक हर्डल हैं, खोसा साहब, अजमत साहब सब ने एफर्ट की
लेकिन कुदरत ने बचा लिया। स्टेट एजेंसी, स्टेट पूरी फंक्शनिंग इन्वॉल्व थी, इमरान खान साहब भी इन्वॉल्व थे, लेकिन वो बच गए। इंटरनल भी आपको पता है कि वो अनवर मंसूर साहब को किसने कहा कि हमें पता है कि कौन कौन से जजेस प्रेवी हैं, अब मुंह ना खुलवाएं कि वहाँ अनवर मंसूर इल्जाम लगाया है अनवर मंसूर साहब को बताने वाला कौन है और उसको बताने वाला कौन है, ये तो खुरा जब जाएगा तो अब हिस्ट्री भी बताएगी। अच्छा, वहाँ आप देखें, लेकिन जस्टिस काजी फाइसा केस के बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में नज़रियाती एक डिवाइड आई। अच्छी बात है, नज़रियाती डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन अब बात यह है कि जब बेंचेस की कंपोजिशन में आप एक ही माइंड सेट के जजेस जिनकी नज़रियात कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल लिबर्टीज़ या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, सियासी जमातों के हवाले से, जिस एक जज का तस्वर है कि ये एंटी नून है या ये प्रो पीटीआई है, एक ही माइंड सेट के जजेस, उन्हीं को आप बार बार एक केसेस में बिठाएं तो देखें बात तो वजन है। अब ये जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है इसमें कोई शक नहीं, ये वीक है, इस वजह से है कि हम जो प्लेन रीडिंग है वहाँ पार्लियामानी पार्टी का जिक्र है, लेकिन हसनात साहब बात लेकिन जो मेन केस है 63A का, उसमें भी आप देखें जहाँ पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया है वोट शुमार ना करने का क्या बात मैं कह रहा हूँ कि वहाँ भी प्लेन रीडिंग तो नहीं थी, कि हालांकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि वोट काउंट नहीं होगा, बाद में इसको अमेंड किया गया, लेकिन 3 जजेस ने उसको रीराइट कर दिया, क्योंकि जी वो जस्टिस मुनीब साहब के दादा ने रिज़ाइन किया था, तो उन्होंने कहा जी अगर वो बार बार यही कहते थे कि अगर ये सूरत हाल है तो इनको चाहिए ये जो जजेस हैं, ये जो पार्लियामेंटेरियन है, ये रिज़ाइन कर दें। अब मुझे बताएं, ये इन्होंने कहा कि हम सिस्टम को मजबूत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में और अपनी ख्वाहिश के अंदर फर्क तो होता है ना। क्या मुझे ये बताएं, ये जजेस जो हैं, मैं यही बात कर रहा हूँ, जजमेंट से सिस्टम मजबूत नहीं होते, नीयतें और सारे मामला होते। जजेस अपनी ख्वाहिशों से के ताबे नहीं, उन्हें होना चाहिए कि जो उनकी ख्वाहिश है वही जो है जजमेंट लिख के मुल्क का आईन ही तब्दील कर दें। मसला ये है कि क्या आपने कहा कि 63A में वोट काउंट नहीं होगा, सिस्टम मजबूत होगा, क्या फिर ये सिस्टम खाक मजबूत हुआ है पंजाब में जो हालात बने हैं? मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट और माजरत के साथ जो सबसे ज़्यादा में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पे ये उम्मीद थी कि उनका जो वर्बल ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जी ये तो तौहीन है किसी लॉ मेकर की कि उसका वोट जो है वो ना दिया जाए, काउंट ना किया जाए। तो अब मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है ना कि आर्टिकल 63A का जो मेन केस है, मेरा ख्याल है कि उसको रिव्यू होना चाहिए, लेकिन अगर आप ये लार्जर बेंच और बड़ा बेंच और फुल कोर्ट बैठ के उसको रिव्यू करें। अच्छी बात है कि ये ही जजेस जो हैं इसको अपने आप को कर लें, करेक्ट कर लें। मिस्टेक है, खुदारा एक गलती पे गलती ना करें। अगर मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी गलती है, स्पीकर कासिम सूरी से बड़ी गलती है मेरा ख्याल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बड़ी ये जो कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस 95 को आपने डिस्कार्ड कर दिया। बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि जो 63A की इंटरप्रिटेशन मेजॉरिटी जजेस ने की, और मैं उन 2 मिनॉरिटी जजेस को कहूँगा कि ये उन्होंने भी कहा कि ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर ये इसको एक्सेप्ट किया गया तो अब मुझे बताएं फिर टेंडेंसी ये जजेस की कि वो हर किस्म का सिस्टम बना देंगे। अभी जो मेजॉरिटी एक फैसला नहीं, जो कल का फैसला है ये ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर, ये आइन के अंदर कहाँ लिखा है जनाब? अब ये अगर नहीं बनता है तो भाई आप फैसला करके पास से करें। गुलजार साहब की जो जूरिस्प्रूडेंस थी ना वो यही थी कि वो करते क्या थे, वो 100 मोट उठा लेते थे, एक तो हाइपोथेसिस पे चलते थे, इसने पैसा खाया होगा, कनाडा में चला जाता है फलां। ओ भाई आपके पास क्या डिटेल है कि आप ये ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं? अच्छा कराची में जी मुझे 80 का कराची चाहिए। अच्छा गुलजार साहब का ये था कि वो जो ऑर्डर लिखते थे वो जिस तरह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं होते सेक्शन अफसर का, बगैर उसके सेक्शन अफसर जिस तरह कोई लॉ पॉइंट यानी वो कोई जजमेंट साइटेशन नहीं। ये बताएं आपके पास ये जो लिस्ट है जरा मुझे बताएं ना, इसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये कितने बेंचों में सारे कितने केसेस में बिलखुसूस इजाजुल हसन साहब कहाँ देखिए मैंने तो 2022 की ही देखा है कि जो सिंस जिसमें उमर अता बंदयाल साहब रहे हैं, कौन से मैंने देखा है, उसमें देखा है कि जब वो एक्टिंग थे चीफ जस्टिस उस वक्त भी उन्होंने, याद है जस्टिस काजी फाइसा ने को एंटरटेन की थी, हमारी दरखास्त थी, हालांकि उस पे हमें भी एतराज था, लेकिन जिस तरीके से वो उस आर्डर को अपने पास लगाई गई किया गया और एक जज की मेरा ख्याल है कि उस जैसा जमाल मंदुखेल उनको भी जो हमें इतलात हैं कि उन्होंने भी नागवार गुजरा कि ये क्या तरीका है कि आपने जस्टिस काजी अमीन वलीदा बात है कि रिटायरमेंट के बाद आपको एक्टिंग बनाएंगे, बाद में उनसे पूछे ना कि हालात क्या है। अच्छा वो सुना है कि उन्होंने कहा कि यार ठीक है मैं प्रो एस्टैब्लिशमेंट था, लेकिन आखिर किस चीज़ की हद होती, किसी एक जगह उन्होंने ये कहा है, छोड़ें। अच्छा, वो अब देखें ना उसमें जो 100 मोटो लिया गया
उसमें जो उसके बाद कहा गया कि जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल बेंच बना। अच्छा, वो 5 रुकनी कौन कौन सा? उसमें थे जस्टिस बंदयाल साहब थे, जस्टिस मुनीब साहब थे, जस्टिस इजाजुल हसन साहब थे और जस्टिस ये काजी अमीन साहब थे। अच्छा, फिर उसके बाद स्पेशल बेंच बना। स्पेशल में माइनस हो गए बंदयाल साहब, जस्टिस इजाज साहब, जस्टिस मुनीब साहब और जस्टिस काजी अमीन साहब, वो मैटर पेंडिंग है। उसके बाद अगर आप देखें इस पूरे क्राइसिस जो चला है, इसमें अगर आप देखें, और उस वक्त जबकि वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे और चीफ जस्टिस बनने वाले थे, उन्होंने तमाम इख्तियारात चीफ जस्टिस की ज़ात में मरकूज कर लिए, जबकि 184(3) के अंदर लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर है, वो जो चाहे किसी जज के पास दो मरले का लगा दे। अच्छा, उसके बाद अगला, अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें अप्रैल में आर्टिकल 95 के प्रोसेस के हवाले से पटिशन दायर हुई कि जी ये रोका जा रहा है पीटीआई की तरफ से लॉ मेकर को वोट देने से। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार की पटिशन थी, इसमें बेंच बना। पहले दिन आपको याद है कि जस्टिस मुनीब और चीफ जस्टिस थे, और जिसमें उन्होंने सदारती रेफरेंस दाखिल होने से पहले समाअत के लिए मुकर्रर कर दी थी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद आ गया आर्टिकल, यानी वो 5 रुकनी बेंच गया। उसमें जस्टिस इजाजुल हसन साहब को इंक्लूड किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल नए थे, अंदाजा नहीं था कि वो कितने अच्छा वो अब नहीं बिठाए। अच्छा, उसके बाद जस्टिस मजहर आलम मियां खेल। अच्छा, और लेकिन बाकी तीन उमर अता बंदयाल साहब, इजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, जी बिल्कुल उसमें थे। उसके बाद आर्टिकल 63A के हवाले से अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद, मैं नहीं कहता कि वो कैसे उन्होंने रेफरेंस फाइल किया, उन्होंने पूरी पीटीआई वाले कहते हैं हमें गारंटी थी। अच्छा, वो जो 63A के हवाले से जो रेफरेंस फाइल हुआ, उसमें बेंच देखें, यही बेंच था, तीनों जजेस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब, जस्टिस इजाजुल हसन थे। उसके बाद सूरी की रूलिंग आई, उसके अंदर भी बेंच, उसके बाद भी यही बेंच था। अब उसके बाद अगर आप देखें तो 25 मई को इमरान खान साहब ने एक पटिशन दायर की, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन, कि जी मुझे जो है वो इधर G10 और इधर इस्लामाबाद में आने दिया जाए, और लॉन्ग मार्च की असल में शोएब शाहीन साहब ने थी, लेकिन उसके ऊपर बेंच जो बना, इजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब और मज़हर नकवी साहब। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि वो ऑर्डर वायलेशन हो गई। अगले दिन लार्जर बेंच बना, तो बीच में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को बिठा दिया। अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जिसके बाद ये लोगों ने कहा कि जनाब 5 रुकनी बेंच में एक जज भी शामिल है। देखें, उसमें ये हुआ कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये कह दिया कि जी कंटेम्प्ट बनती है, इमरान खान साहब ने जो या पीटीआई वालों ने जो कमिटमेंट की थी उसकी वायलेशन। 3 जजेस, यही 3 जजेस, इन्होंने कहा जी नहीं, हम एजेंसी, चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो हो सकता है इमरान खान साहब को कम्युनिकेट ठीक तरह से ना हुआ हो, मौजूद है, नहीं, हम एजेंसीज की रिपोर्ट मांगते हैं। अच्छा, वो एजेंसीज की रिपोर्ट आ गई है, मैटर पेंडिंग है अभी 3 जजेस, वो पड़ा हुआ है, वो तौहीन अदालत होनी है या नहीं होनी, ये भी तीनों जजेस के मामला है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि 1 जुलाई जहाँ एक पटिशन दायर हुई सप्तान साहब ने पीटीआई की कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने वो अगले दिन वो आर्टिकल 130(4) के तहत कहा कि जी सेकंड राउंड इलेक्शन का हो पंजाब में इलेक्शन, बिल्कुल, तो हम 1 जुलाई को, उसके हवाले उसके अलावा पटिशन थी, जुमे के बाद पटिशन लग गई। अपनी पटिशन के खिलाफ अपील के अंदर वो अलाउ इनकी पिटीशन हुई, और फिर ये पीटीआई और काफ लीगी यहाँ पे आए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अगले ही दिन लगाई, और अगले ही दिन लगा के कहा कि जी 22 कंसेंट ऑर्डर आ गया, कंसेंट के नाम पे जो है ना हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दें, ठीक। और उन्होंने कहा जी कि अब जो इलेक्शन होगा वो 22 जुलाई को सेकंड राउंड का होगा, तीनों जजेस से। उसके बाद ये हुआ कि डिप्टी स्पीकर की अभी जो मामला चल रहा है, इसमें भी यही सूरत हाल है, इसमें भी तीनों जजेस हैं। इससे ज़्यादा नैब लॉ में अमेंडमेंट के हवाले से पटिशन इमरान खान साहब की है, उसमें भी जस्टिस इजाजुल हसन पहले एतराज़ लगे, एतराज़ रिमूव करने के लिए बेंच जो है वो इन चैम्बर समाअत इजाजुल हसन साहब ने की और रिमूव किया, और फिर उसके बाद जो 3 रुकनी बेंच बना उसके अंदर उसमें भी इजाजुल हसन साहब, चीफ जस्टिस और मंसूर अली शाह। उसके कॉन्सिक्वेंस आपने देखे कि वो स्टे भी नहीं होने दिया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने ओपन सीक्रेट था, 20 मिनट बहस चलती रही, उन्होंने कहा एक्ट को कैसे आप जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि डीलिमिटेशन पे इमरान खान साहब की पीटीआई की पटिशन थी कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस रोका जाए इलेक्शन का, इधर पूरे
इसमें फवाद चौधरी साहब पेश हुई है, अपील इन चैम्बर जस्टिस एजाजुल हसन साहब के पास, वो अपील अलाउ हुई, वो पटिशन लगी, उसमें भी जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन ही है। हाँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो रावी डेवलपमेंट के हवाले से इमरान खान साहब बड़ा गुस्सा था उनको कि लाहौर हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया, वो बेंच भी बेंच 4 में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब साहब के पास लगा और बगैर नंबर लगाए लगे। बिल्कुल यही बात। मुनाल की नजरसानी किया था कि मामला कि यार अभी डिटेल जजमेंट आनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ आपने वो एक कुछ पैराग्राफ सस्पेंड किए, मुनाल को अलाउ कर दिया वहाँ रेस्टोरेंट को, वो भी इसी बेंच ने किया। हाँ। इसके अलावा अगर आप देखें जो अब अपना इमरान खान साहब की बनी गाला रेगुलराइज करने का ऑर्डर भी साकिब निसार एजाजुल हसन साहब का, और नहीं जो जिस पे अभी मैं उससे ज़्यादा वो जो पिछले अगर एजाजुल हसन साहब का या गुलजार साहब का टेनोर देखूं या साकिब साहब का, वो तो फिर बहुत 50 से ज़्यादा केसेस बनते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। और हसनात साहब जो पार्टी हेड की कि भाई 62 63 पे पूरा उतरना ना वाला जो है वो पार्टी हेड नहीं रह सकता। 2018 20 फरवरी बेंच का आया फैसला जिसमें नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से किया गया, फारिग किया गया, उसके अंदर पार्टी हेड की कितनी अहमियत है, वो जज वो बेंच जो था वो आपको पता है कौन कौन था? साकिब निसार साहब थे, एजाजुल हसन साहब थे और उमर अता बंदियाल साहब थे। अब उसके अलावा लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन बंदियाल साहब की जजमेंट है। इसके अलावा खैर साकिब साहब का तो छोड़ ही देना, उस वक्त पूरी मुहिम जी ठीक है जी, इलेक्शन जो है तो वो अब ये मामला जाएगा देखिए अगर रेशो देखिए, दूसरी तरफ अगर नून लीग दूसरी तरफ हसनात साहब जजेस के अपॉइंटमेंट का मामला होता तो तब भी वहाँ पे ये जुडिशियल पॉलिटिक्स जो है ना, आखिरी पॉइंट ये मुल्क का बेड़ागर्क कर रही है। नून लीग का है ना कि कल राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे कि कुछ जजेस का, मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब को भी इन जजेस को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए, मे भी इनके कानून और आइन के मुताबिक फैसले हों। हालांकि कई चीज़ और केसेस में हमें ऑब्जेक्शन है 63A में जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन की है, जिस दिन सारा ये कड़मास जो है ना वो 63A की गलत इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की वजह से, वही मैं कह रहा हूँ। अब ये है कि बेहतर ये है कि जज बेंच में भी बैलेंस लाया जाए, बेंच में मुख्तलिफुल ख्याल जजेस को, मैं ये नहीं कहता कि आप एक साइड के जजेस को ले आएँ दूसरे के ना करें, एक बैलेंस रखें। नैब लॉ की अमेंडमेंट में भी आपने चले ठीक है, एक जज जस्टिस एजाजुल हसन साहब चाह रहे थे कि उन्होंने कहा कि पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट की है नैब की, और वो ख्वाजा हारिस साहब के साथ उनकी लाइन और लेंथ ठीक थी, लेकिन वो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि 184(3) में दुनिया में बताएं, एक तो ये बताएं दुनिया की किस कोर्ट ने कहा है किसी एग्जीक्यूटिव को या लेजिस्लेचर को कि आप गैप फिल करें, करप्शन के खिलाफ कानून बनाएं, ये चीज़ें ये तो लेजिस्लेचर का काम है। खैर वहाँ फिर चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने बैलेंस, मतलब जो देख नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है हसनात साहब के सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन को इस तरह एक्सटेंड करती चली जा रही है कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव जो है वो एक मफलूज होती हुई नज़र आ रही है। मतलब है कि ये बिल्कुल इस तरह से पंजे गाड़ दिए हैं कि अब सारी सियासत भी, पार्लियामेंट भी और एग्जीक्यूटिव बस अब जो चीफ जस्टिस होगा उसके कहने के ऊपर चलेगा। 100 मोटो को हम भूल गए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कि जी मुजाहिद नकवी साहब ने खत लिखा जो उसमें टारगेट क्या था, शहबाज शरीफ साहब के केस और हमजा शहबाज के केस, 2 जजेस का फोकस लाहौर था, 2 का था ECL था, उसमें जो बेंच बना था उसमें भी 3 जजेस थे। लेकिन ना ये फैक्ट्स हैं, अगर आप डेटा निकाल लें और दूसरी तरफ मरियम नवाज की ट्रस्ट डीड के हवाले से एक बात रोशन की तरह यहाँ हुई भी है, उसका फैसला नहीं हो रहा। देखें वही मैं कह रहा हूँ, उसमें हमें तो ये अंदाज़ा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जल्दी फैसला हो जाएगा, लेकिन जो ही हुकूमत आई उसके बाद पता नहीं क्या सूरत हाल है कि वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सूरत हाल चेंज हो गई है। लेकिन एक चीज़ मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि जो परसेप्शन डेवलप हो रही है, ये नून लीग अब बयानियाँ यही बनाएगी, सीधी बात है, वो बनाएगी, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा वो एंटी जजेस करेगी, और वो साकिब निसार साहब के जो करीबी जजेस जो उनके माजी में साथ रहे हैं, जो जिनका उनके साथ तल्लक है, रिश्तेदारी है या वैसे दोस्ती है, उनको वो टारगेट करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, वजह यह है कि ना मरीम की कन्विक्शन ख़त्म हो रही है, ना नवाज शरीफ की हो रही है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड वैसे, और वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से 60 पार्टी ममनुआ फंडिंग केस का फैसला केस मेरा ख्याल है कि उसमें अभी हमने हाइप क्रिएट की हुई है, उसमें इतनी ज़्यादा बात नहीं, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के लिए ये आप करेंगे। जजेस मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो उन जजेस को जिन पे सवालात उठ रहे हैं बार बार ये सवालात सिर्फ आसमा ग्रुप या इंडिपेंडेंट ग्रुप भी नहीं रखा रहा, इवन हामिद खान साहब के ग्रुप के लोग दूसरी तरफ वो भी कर रहे हैं। जुडिशल पॉलिटिक्स का मैं तो अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि जो जिस तरह से
बेंचेस जजेस तकसीम हैं, अब आप ये देखें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का। जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर कितने माजी के अभी रिसेंटली किस किस्म की जो है ना वो हमें चीज़ें देखने के लिए मिली हैं? देखें, उसमें बड़े सुनाए बताया जा रहा है अब ये फिर जो है बार के एक जज को रिटायर होने से पहले जो है वो 5 जज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट पैकिंग कर दी जाए, जस्टिस मकबूल बाकर के। वही मैं कह रहा हूँ कि एक बार के फिर वो कोर्ट पैकिंग करने के लिए मेंबर ने सजेस्ट किया, उन्होंने कहा 4 अपॉइंटमेंट हैं, बल्कि 5 होनी है 14 का। एक आप जो है ना ऐसा करें कि अतर मिनल्ला साहब को ले आए, 4 अपनी मर्जी के ले आए, जो भी हैं आपने लाने, हम आपकी ना करा लेते, क्योंकि फरवरी से एक डेडलॉक तो चला हुआ है मिनॉरिटी में चीज ना हाई कोर्ट के जजेस का मामला, ना सिंध हाई कोर्ट जो सी है वो उसके अंदर भी 4 जजेस जो हैं वो उनके वो वहाँ पे एक और बार के मेंबर से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ये वजह ये है कि जस्टिस सजाद अली शाह, वो उनका तस्वर ये है कि वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करेंगे। वो 1 महीने के लिए वो आए हैं उनकी जुडिशल कमीशन के मेंबर, और 14 अगस्त से पहले इस सुप्रीम कोर्ट के जजेस का करना है मामला जो भी, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे JCP के मेंबर 14 अगस्त को। फिर जो हालात हैं, मंसूर अली शाह साहब का तो जो व्यू है वो ये कि या क्राइटेरिया बनाए या पिक एंड चूज, फेवरेटिज्म नहीं होनी। अब मुझे बताएं, सिंध हाई कोर्ट के जज, मैंने सारे वकला जितने ग्रुप के धड़े के जितने एक्टिव सिंध के जजेस हैं, मैंने उनको देखा भी नहीं हुआ है जस्टिस अकील अब्बासी को 3रे नंबर पे। मैंने पूछा सबसे, मैंने कहा क्या है, वो सारे इवन मखदूम अली खान साहब और फैसल सदीकी, आप जितने सलाहुद्दीन, सारी मुख्तलिफ ख्याल, उन सब कहते हैं कि मोस्ट यानी कॉम्पिटेंट जज है। वजह क्या है? वो आपके लाइक माइंडेड नहीं है, या वो थोड़ा वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट जज ये नहीं होगा। अब इवन साबिक अटॉर्नी जनरल का ये था कि जी उनको भी था कि ये वो अकील अब्बासी को क्यों नहीं किया जा रहा। अब मसला ये देखें, ये चीज़ें रोशन है। या ये अतर मिनल्ला साहब का क्या इशू है? बाहर में तो यही तस्वीर है ना कि जी वो दूसरा धड़ा मजबूत हो जाएगा, एक बंदे की इंक्लूजन। ऑलरेडी जमाल मंदुखेल साहब का अंदाज़ा ही नहीं था, वो दूसरा उनकी तो सोच ही डिफरेंट आ गई। तो यहाँ ये है कि अतर मिनल्ला साहब वहाँ जजेस की प्लाट रोक रहे हैं। कोई देखे ना उन्होंने क्या किया, D12 में 5 करोड़ का प्लाट जो है गुलजार साहब का रोक के बैठ गए। वो इसके अलावा जो और प्लाट हैं 14 और 15 में तकरीबन 40 जजेस 45 जो रिटायर्ड हैं और सर्विंग हैं, उनके प्लाट उन्होंने रोक दिए। उन्होंने कहा ये पब्लिक सर्वे क्या, ऐसे जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तो कोई जगह नहीं बनती है ना। अभी उन्होंने कहा कि जी साहब जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो रहे हैं मतलब री राइट किए जा रहे हैं फैसले, ठीक है ना, उसके बाद अगर हम देखें काजी फाइसा केस के अंदर रिव्यू के अंदर जो चीज़ डिस्कस नहीं हुई है वो अपनी लॉन्ग जजमेंट में डाल दी आपने, अपनी गुस्सा निकालने के लिए। मतलब है कि दुनिया जहान के सेट प्रिंसिपल्स जो हैं ना उनको आपने वायलेट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन आप अमेंड कर रहे हैं। अगर आपके जजमेंट जो है बंदियाल साहब की काजी फाइसा केस के अंदर रिव्यू में डिफीट हो गई है तो आपने गुस्सा निकाला। मुनीब अख्तर साहब जो है ना वो जजों के नाम ले लेके जो है ना उन्होंने क्या किया, लिटरली गालियां निकाली। वो अगर आप मुनीब साहब के नोट पे फिर जब वो मेजॉरिटी जजमेंट आई, मुनीब साहब ने कहा कि लीगल प्रेसिडेंट ही मैं नहीं मानता, एक रिटायर्ड जज को कैसे आपने भेज दिया। उसका जो जवाब दिया है बाकिर साहब ने अपनी स्पीच में, डायरेक्ट उन्होंने अटैक किया मुनीब साहब को। और ये हालात बन गए हैं जज। जब आपको पता है कि इतना क्लैश है तो चीफ जस्टिस का काम है वो एक धड़े की साइड ना दे, उसको अपने धड़े नहीं बनाने चाहिए। ये क्या बात हुई कि जज जो है अपने जजमेंट्स को खुद ना माने और जब दूसरे कहें तो कंटेम्प्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के पास 1 साल है, उन्होंने लेगेसी बनानी है, अभी भी चीजें ठीक कर लें। जो बनाना था उन्होंने बना दिया। मेरा ख्याल है कि अभी आइन का सत्यानाश कर दिया, ठीक है। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल सिस्टम का सत्यानाश कर दिया, ठीक है। देखें, बात ये है कि उनके लिए ये है कि अब कुछ लोग कहते हैं जी वो स्पीकर रूलिंग कासिम सूरी की भी तो उन्होंने जजमेंट दी। मेरी इत्ला है बहुत मुख्तलिफ है यार। नहीं, वो मेरी इत्ला है कि ज़मान पाक जब मिलने गए साकिब निसार साहब, उन्होंने कहा कि यार ये आप लोग क्यों मुहिम चला रहे हैं मुनीब अख्तर, एजाजुल एहसन और बंदियाल साहब के खिलाफ। इस बेंच में तो मैं भी बैठा होता। उन्होंने कहा मैं भी बैठा होता तो मैं भी यही फैसला करता, क्योंकि आप लोगों ने, किसने आपको ये मशवरा दिया था कि ये स्पीकर रूलिंग के ज़रिए जो है असेंबली डिसॉल्व कर दें, ये डिफेंडेबल नहीं है, ये इसको किसी तरह भी नहीं हो सकता, ये जो आप लोगों ने किया है। तो अब ये साकिब निसार साहब का व्यू है। एक जजमेंट को लेके आप ये नहीं कह सकते, रेशो देखें, आप 50 केसेस एक जज के निकालें और उसमें बताएं कि अगर उसमें 47 जो है
वो एक पार्टी के खिलाफ है और दूसरी को फ़ायदा है, तो फिर क्या यार, ये चीज़ें अब यहाँ हैं। और अभी भी मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा मसला नहीं है, चीज़ें हल हो सकती हैं। बात यह है कि धड़ेबाजी बंद करनी होगी दोनों साइडों से भी, ये होना। लेकिन अब दूसरी साइड पे तो 2 महीने से 63A की इंटरप्रिटेशन के फैसले को रिव्यू के अंदर दुरुस्त करना होगा, अदरवाइज जो है वो जाहिर है फिर जो ज़ुबान खल्क है उसको तो नहीं रोका जा सकता। और फिर बिल्कुल ये केस सामने पनामा से शुरू हो जाए और उसके बाद बनी गाला का लें, सादिक और अमीन का केस लें, फिर उसके बाद सर्टन पॉलिटिकल पार्टी हेड के हवाले से केस लें, तो बाकायदा ऐसा लगता है कि एक पार्टी को बिलखसूस तौर पर टारगेट करके और उसको कुचलने की कोशिश की जा रही है, जो कि कोशिश आज भी ऐसा ही लगता है कि जारी है। और ये तासुर अदलिया के लिए कि वो सियासत के अंदर भी मुदाखलत करे, वो पार्लियामेंट के मामलात के अंदर भी मुदाखलत करे, वो एग्जेक्टिव को भी मुख्तलिफ ऑर्डर के ज़रिए कंट्रोल करे। तो चीफ जस्टिस साहब एक ऑर्डर पास कीजिए और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाल लीजिए। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।